हेलो एवरीवन, अभी हम लोग जंतु विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज फॉर्म में दिया गया है, जिससे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। इसी चैप्टर का मैंने वीडियो का एक्सप्लेनेशन यानी खान सर का जो नोट्स है उसका एक्सप्लेनेशन सॉल्व करके यानी एक्सप्लेन करके प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप जाके देखिएगा और साथ में इसको भी सॉल्व कीजिएगा, तो आपका ये जो पहला चैप्टर है बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी जो जंतु विज्ञान का जो वस्तुनिष्ठ है इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। यानी जीवों का जो मूलभूत संरचनात्मक हो या क्रियात्मक, उसका इकाई क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है, उसको कोशिका बोलते हैं, यानी ए आंसर सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखना है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं, तो रॉबर्ट हुक कहे जाते हैं। सभी जीवों के बने होते हैं, सभी जीव किस चीज के बने होते हैं। तो याद रखना है, चौथा का आंसर कोशिका हो जाएगा, सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी। तो याद रखना चाहिए आपको, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रॉबर्ट हुक को कोशिका की खोज कब की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी। तो याद रखना है, 6 का आंसर 1665 में यानी 1665 में की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले यानी कहाँ पे देखा था। तो याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को कॉर्क में देखा था। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है। तो कोशिका का जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब होता है छोटा कमरा। 9वां नंबर क्वेश्चन, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आपको याद रखना है, रॉबर्ट हुक हैं। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो एक जीवित कोशिका की खोज आपको याद रखना है, ल्यूविन हॉक ने की थी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका जो सिद्धांत है आपको याद रखना है, शिल्डर एवं स्वान ने दिया था। शिल्डर एवं स्वान ने, तो याद रखना है, शिल्डर एवं स्वान ने। अब कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज ड्यू जॉर्डिन ने की थी। तो याद रखना है, डू जॉर्डिन ने। किसने कहा कि कोशिका विभाजन होती है और यह नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा था कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो याद रखना है, 13 का जो आंसर हो जाएगा आपका, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था, कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता था। किसने, रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था। ओमोनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा। ओमोनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा। तो याद रखना है, 14 का जो आंसर है, रुडोल्फ विर्चो ने ही कहा था। यही मतलब होता है इसका, यानी कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, यानी ओमोनिस सेलुला ई सेलुला इसने मतलब होता है। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है। जंतु कोशिका का जो बाह्य आवरण, तो आपको याद रखना है, कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका का बात किया जा रहा है, ना कि प्लांट यानी वाला। अब देखिए, पादप कोशिका की बाह्य आवरण क्या कहलाती है। तो पादप कोशिका की बाह्य आवरण कोशिका भित्ति। जंतु में झिल्ली और पादप में भित्ति। अच्छे, 17 का क्या बोल रहा है, पादप कोशिकाओं में होती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। क्या ऐसा चीज है जो पादप कोशिका में तो होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो 17 का आंसर याद रखना है, कोशिका भित्ति है, जो पादप कोशिकाओं में तो होता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है। 18वां का आंसर, जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। तो जीव द्रव्य में ऐसा क्या चीज है जो सबसे अधिक पाया जाता है। तो याद रखना है, जल है जो सबसे अधिक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या उपस्थित होता है। तो याद रखना है, राइबोसोम उपस्थित होता है। 20वां क्वेश्चन, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है को छोड़कर, किस चीज को छोड़कर। तो 20 का आंसर हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ का नग्र है। यानी आनुवांशिक पदार्थ का नग्र किसको कहते हैं। तो जीवाणु कोशिका को। 22, निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। तो याद रखना है, अमीबा।
यूकोरियोटिक कोशिकाएं क्या पाई जाती है किस में? तो इनमें से सभी किस में? प्रोटिस्ट में, पादप में और जंतु में, तीनों में। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। तो याद रखना है केवल पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में नहीं। तो आपको याद रखना कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी ये सभी मारे जाएंगे आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? तो याद रखना है प्लास्टिड्स क्या होता है? जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 26 नंबर क्वेश्चन, कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित किस में है? तो याद रखना है 26 का क्या हो जाएगा? जंतु में। जंतु में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? तो 27 का ये हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने देखा था क्या कोशिका भित्ति को सबसे पहले। 28 नंबर क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो याद रखना है 28 का आंसर हो जाएगा सेलुलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है। पादप के कोशिका भित्ति में क्या पाई जाती है? तो याद रखना है 29 का जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी सेलुलोज, हेमीसेल्युलोज और पैक्टिन। पैक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेल्युलोज क्या पादप कोशिका के भित्ति में पाई जाती है। कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुनना है। यानी कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ उसके कार्य के संदर्भ में क्या गलत कौन सा है ये चुनना है। तो 30 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा आपको याद रखना है 30 का, सुबेरिन में जल सहभाग, ये क्या है? लिग्निन में क्या मजबूती होती है, क्यूटीन में जल हाथ से बचाना और सुबेरिन में जल सहन क्या है? ये आपका 30 नंबर का जो आंसर है वो क्या है? सी, ये है गलत। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो 31 का क्या? ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन वर्णात्मक परागम्य झिल्ली है? तो 32 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है कोशिका झिल्ली वर्णात्मक और पारगम्य झिल्ली है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ दिया हुआ है। प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं, यानी किस प्रक्रिया के द्वारा? तो 33 का आंसर हो जाएगा किसका? विसरण और परासन के द्वारा क्या पदार्थ के आर पार प्रक्रिया का द्वारा पदार्थ क्या होता है? आर पार जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली से हो तो उसे क्या कहते हैं? तो 34 का आंसर हो जाएगा परासरण। परासरण में क्या? जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली से होती है तो उसे क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल किस चीज से देख सकते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली का जो रचना है उसको आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। 36 का जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? तो याद रखना है 36 नंबर जो ऑप्शन है उसका कोशिका द्रव्य और केंद्रक का क्या है? सम्मिलित रूप है 36। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो 37 का जो आपको आंसर है याद रखना है कोलिकर ने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। तो 37 का क्या हो जाएगा? ए। 38 माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो याद रखना है 38 का क्या आंसर हो जाएगा? बेंडा ने दिया था। बेंडा ने क्या दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। 39 क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है? तो क्रेब्स चक्र आपको याद रखना है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एटीपी वाला जो याद रखना होगा, पहले मैंने पढ़ा रखा है। 40 निम्न अभिक्रिया में होती है क्या? तो याद रखना है पाइरूवेट जल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा यानी एटीपी। तो याद रखना है 40 का जो आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्या? पाइरूवेट को जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में क्या करती? कन्वर्ट। अब देखिए 41 क्या बोल रहा है? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति ग्रह आपको याद रखना है 41 का क्या? माइटोकॉन्ड्रिया यानी सी। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? यानी 42 का आपका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को क्या कोशिका को घुला देने या नष्ट करने की क्या क्षमता होती है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा
क्या, डी डुवे ने क्या किया था, लाइसोसोम की खोज की थी। 44 क्या बोल रहा है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो याद रखना लाइसोसोम को 44 का आंसर हो जाएगा क्या, ए और बी दोनों, यानी पाचक थैली और आत्महत्या की थैली। देखिए सिर्फ आत्महत्या की थैली नहीं याद रखना है, पाचक थैली भी इसमें याद रखना है, बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। निम्न में से कौन रंगहीन लवक है, तो रंगहीन लवक का अगर बात करें तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, रंगहीन लवक। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसको क्या कहते हैं, जिसमें कौन सा ऐसा क्रोमोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है उसको क्या कहते हैं, तो 46 का आंसर आपको याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट। 47 कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो 47 का आपको याद रखना है क्या, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, कोशिका का रसोई घर। पत्तियों का पीला रंग होता है, कारण क्या है, तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा कैरोटीनोइड के कारण, कैरोटीनोइड के कारण याद रखना है। 49 पर्णहरित में क्या उपस्थित होता है, कौन सा धातु उपस्थित होता है, तो पर्णहरित यानी 49 का आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, क्या पर्णहरित के धातु में क्या उपस्थित होता है। 50 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, में किस में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, तो 50 यहाँ पे पूछता हुआ हमारा क्वेश्चन, ल्यूकोप्लास्ट में क्या स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। राइबोसोम के अंदर 51 नंबर, राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा असत्य है, तो राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा असत्य है, इससे पहले इसकी खोज पेलैंड ने की थी, याद रखना है। बी नंबर ऑप्शन जो 51 का क्या बोल रहा है, यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। यह सी नंबर ऑप्शन बोल रहा है यह केंद्रक में बनता है। डी नंबर बोलता है इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। किसका बोला जा रहा है, राइबोसोम के बारे में बोला जा रहा है। तो 51 में गलत कौन सा है, तो आपको कौन सा असत्य है, तो डी नंबर असत्य है, ये गलत है, इसको सूक्ष्मदर्शी से, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। 52 नंबर, राइबोसोम को क्या भी कहा जाता है, तो 52 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या, प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिकांग के अंदर कोशिका, या पेलेंड कश, तो याद रखना है तीनों बोला जाता है, इनमें से सभी। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या ऐसा है जो दोनों में पाया जाता है, तो याद रखना है 53 का जो आंसर है क्या है, वो राइबोसोम है। 54 नंबर, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो याद रखना है 54 का जो आंसर है आपका कौन, राइबोसोम करता है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है। 55 नंबर, अंतःप्रद्रव्य जालिका अनुपस्थित है, अंतःप्रद्रव्य जालिका अनुपस्थित है, याद रखना है 55 का क्या होता है, बी होता है, लाल रक्त कोशिकाओं को अंतःप्रद्रव्य जालिका अनुपस्थित होती है। 56 खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका के साथ क्या लगे होते हैं, तो याद रखना है 56 का आंसर आपको बी याद रखना है, राइबोसोम। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे 57 नंबर, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी, तो याद रखना है आपको 57 का आंसर आपको पॉटर ने की थी, पॉटर ने क्या की थी, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की थी। 58 नंबर, गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी, तो खोज किसने की थी, किसकी, गोल्जी उपकरण की, तो 58 का कैमिलो गोल्जी ने की थी, याद रखना है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ में पैक लिए जाते हैं, क्या, इंडोप्लाज्मिक, ईआर का फुल फॉर्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ में क्या पैक लिए जाते हैं, तो याद रखना है 59 का आंसर आपको गोल्जी उपकरण क्या में पैक लिए जाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो याद रखना है 60 नंबर जो क्वेश्चन है क्या होता है, गोल्जी उपकरण क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो याद रखना है 61 का आंसर क्या है, जटिल शर्करा का निर्माण करना, लाइसोसोम का निर्माण करना, कोशिका भित्ति और झिल्ली के निर्माण में भाग लेना, या राइबोसोम का निर्माण करना। देखिए ये डी नंबर जो ऑप्शन है आपको याद क्या रखना है, ये गलत है, जटिल शर्करा का निर्माण करता है, याद रखना है, लाइसोसोम का निर्माण करता है, ये भी सही है, कोशिका भित्ति और झिल्ली का निर्माण में भाग लेना, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो 62 नंबर का जो आंसर हो जाएगा रसधानी, पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा क्या है, कोशिकांग है। किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है, किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग क्या होता है, तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया सबसे छोटा कोशिकांग होता है।
जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, तो याद रखना है 64 का आंसर केंद्रक। निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, तो 65 का आपको आंसर याद रखना है इनमें से सभी लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया स्तनधारी के लाल रक्त में कोशिका में अनुपस्थित होता है। 66 निम्न में से कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है, तो याद रखना है गोल्जी उपकरण कौन सा है, तो 66 का आंसर हो जाएगा डिक्टियोसोम, यानी डिक्टियोसोम किस में, पादपों में गोल्जी उपकरण होता है। 67 नंबर, टोनोप्लास्ट के चारों ओर एक झिल्ली है, क्या कहलाता है, तो 67 नंबर का आंसर हो जाएगा रसधानी। 68 नंबर, केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, ऐसा क्या है जो सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है, तो 68 नंबर का आंसर तर्ककाय है, जो सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, तो 69 का आंसर बेंडेन ने की थी। 70 नंबर, किसमें सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, याद रखना है 70 का जो आंसर हो जाएगा क्या, कोशिका विभाजन में क्या होता है, सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। 71 क्या बोल रहा है, किसमें रसघानियाँ बहुत बड़ी होती है, तो याद रखना है 71 नंबर, पादप कोशिका में रसघानियाँ बहुत बड़ी होती है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कोशिका का किसे कहा जाता है, तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस आपको याद रखना है क्या, गोल्जी उपकरण को कहा जाता है। निम्न में से कौन एक रसधानी का कार्य नहीं है, रसधानी का कार्य कौन सा नहीं है, तो 73 का आपको आंसर याद रखना है कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। याद रखना 73 का आंसर, यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या प्रोटीन का निर्माण करता है, यह कार्य नहीं है। अब देखिए 74 क्या बोल रहा है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो 74 नंबर का केंद्रक को क्या बोलते हैं, केंद्र को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की, तो याद रखना है 75 का आंसर रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, कोशिका के खोज की थी, केंद्रक की खोज। निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव है, तो 76 का आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा में वास्तविक केंद्रक का अभाव है। केंद्रक द्रव्य में महीन धावों की जाल जैसे संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, तो 77 का आंसर हो जाएगा क्रोमेटीन, क्या महीन धावों की जाल जैसी संरचना पाई जाती है, क्रोमेटीन में क्या महीन धावों की जाल जैसी संरचना पाई जाती है। 78 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको याद रखना है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपको याद रखना है, डीएनए का पूर्ण रूप है। ये थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस कम हुआ है, तो याद रखना है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी यहाँ पे एक स्पेस होता है जो कि नहीं है। 79 डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्या बनाता है, तो याद रखना है 79 का आंसर आपको याद रखना है क्या है, डी नंबर, तो इनमें से सभी क्या न्यूक्लियोसोम क्रोमेटीन और गुणसूत्र डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का काम है। 80 नंबर क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटीन में संगठित हो जाते हैं, तो 80 का क्या हो जाएगा, सी गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। 81 गुणसूत्र की खोज किसने की, तो गुणसूत्र की खोज 81 में किसने की थी, होफमिस्टर ने की थी, क्या गुणसूत्र की खोज की थी। 82 नंबर, अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन के सभी सूचनाएं होती है, तो याद रखना 82 का डीएनए अणु के कोशिका का निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती है क्या, डीएनए में। अब देखिए 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किसे अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है, 83 का आंसर हो जाएगा गुणसूत्र में क्या अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है। 84 नंबर, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो 84 का आपको आंसर हो जाएगा क्या, जीन, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं क्या, जीन। 85 नंबर, किसको अनुवांशिक पदार्थ और आनुवांशिक इकाई कहते हैं, तो 85 का आपको आंसर हो जाएगा डी नंबर, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, याद रखना है डीएनए तथा जीन। निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है, तो 86 का आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम, एक गुणसूत्र का भाग नहीं है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिसको अर्ध गुणसूत्र जिसे बिंदु पर संगलक होते हैं उसे क्या कहते हैं,
तो 87 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या बोल रहा है? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। 88 साइटोकाइनेसिस का अर्थ होता है, साइटोकाइनेसिस का अर्थ होता है, तो 88 का आपको याद रखना है बी नंबर, कोशिका द्रव का विभाजन। याद रखना 88 का बी, साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या होता है? कोशिका द्रव का विभाजन। 89 कैरियोकाइनेसिस का अर्थ होता है, तो 89 का आंसर है क्या? केंद्र का विभाजन, केंद्र का विभाजन कैरियोकाइनेसिस का अर्थ है। 90 नंबर क्या बोल रहा है? 90 किसमें एक कोशिका विभाजन होकर दो संतत कोशिका का निर्माण करते हैं? तो 90 का आपको आंसर याद रखना है 90 नंबर का ए नंबर, तो आपको याद रखना है समसूत्री विभाजन। 91 नंबर किसमें एक कोशिका विभाजित होकर 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं? तो आपको याद रखना है अर्धसूत्री विभाजन में विभाजित कोशिका विभाजित होकर 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, किसमें बनने वाले कोशिकाओं को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करते हैं? तो 92 का आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी शुक्राणु और अंडाणु। याद रखना अंडा और शुक्राणु। एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तो 93 का आपको आंसर याद रखना है क्या है? 2n क्या हो जाएगा? गुणसूत्र के बाद गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे 93 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब 94 नंबर, मानवों के लिए कितने 46 गुणसूत्र होते हैं? तो याद रखना है किसका, मानवों के लिए किसमें 46 गुणसूत्र होते हैं? तो 94 का आपका आंसर हो जाएगा युग्मनज में, यानी मानवों के लिए युग्मनज में 46 क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? तो 95 का आंसर हो जाएगा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन क्या है? समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है। 96 नंबर, समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है, क्या है? समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण 96 का आंसर हो जाएगा क्या? टेलोफेज। टेलोफेज क्या है? कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है, किसका? समसूत्री विभाजन का। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं, तो 97 का आंसर हो जाएगा प्रोफेज में। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो 98 का आंसर हो जाएगा मेटाफेज में, क्या? गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। 99 समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है? तो आपको याद रखना है 99 का आंसर हो जाएगा एन फेज। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाती है, तो आपको याद रखना है टेलीफेज में। 101 नंबर क्वेश्चन के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, तो याद रखना है 101 का आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बाद, पहला चरण के बाद। 102 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसमें कभी विभाजित नहीं होती है? तो याद रखना है 102 का आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका में। 103 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसके पास अपना राइबोसोम और डीएनए है? तो 103 का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के पास राइबोसोम और डीएनए है अपना। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है? तो 104 का याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। 105 झिल्ली रहित कोशिकांग है, याद रखना है झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है? तो याद रखना है राइबोसोम क्या है? झिल्ली रहित कोशिकांग है। 106 में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित किस में होते हैं? तो 106 का डी, किस में? जीवाणु में भी होते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग, नीलहरित शैवाल में होते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग, माइक्रोप्लाज्मा में होते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग। 107 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मानव कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, चुनना है, सही कथन को चुनना है।
तो 107 का आपका आंसर हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे चुनना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो आपको याद रखना है सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका आपको पता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, शुक्राणु है, आपको पता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मादा अंडा, पता है। यानी इनमें से सभी क्या है, सही, सभी कथन क्या है, सही है। 108 में क्या सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो 108 का आंसर हो जाएगा क्या, शुतुरमुर्ग के अंडे का सबसे बड़ा कोशिका होता है। 109 कौन सी कोशिका सबसे छोटी कोशिका है, तो सबसे छोटी कोशिका है 109 का आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा का सबसे छोटी कोशिका होती है। 110 नंबर, एक तंत्र कोशिका की लंबाई कितनी तक हो सकती है, तो एक तंत्र कोशिका की लंबाई आपको याद रखना है 1 मीटर तक हो सकती है। एक तंत्र कोशिका की लंबाई 1 मीटर तक, सबसे लंबा कोशिका याद रखना है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका ही की होती है। 111 नंबर की कोशिका का विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है, कि कौन सा कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा गया है, तो 111 का आंसर हो जाएगा 19वीं सदी को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल बोला गया है, यानी क्लासिकल टाइम पीरियड बोला गया है। लवण की खोज किसने की थी, तो याद रखना है 112 का आंसर क्या हो जाएगा, हीकल ने क्या किया था, लवण का खोज किया था। केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की थी, तो केंद्रक में केंद्रिका, यानी केंद्रक में क्या, केंद्रिका की खोज किसने की थी, तो 113 का क्या हो जाएगा, फोंटाना ने क्या किया था, केंद्रक में केंद्रिका की खोज की थी। 114 कुत्तों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 114 का याद रखना है 46 यानी 46 होती है, याद रखना है इंसानों के जितना। आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना है 115 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है क्या, 48 आलू में गुणसूत्रों की संख्या होती है। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, कौन ऐसे वैज्ञानिक है जो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, तो 116 का आंसर हो जाएगा अरुण कुमार को क्या बोला जाता है, कोशिका विज्ञान के जनक बोला जाता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो नाभिक का ऐसा कौन सा, नाभिक के अलावा कौन सा कोशिकांग है जिसमें कोशिका में क्या होता है, डीएनए होता है, तो 117 का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या, कोशिका का में क्या होता है, डीएनए होता है, याद रखना है। कोशिका के किस कोशिकांग में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो 118 का आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट क्या बोलती है, सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलती है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 119 का क्या हो जाएगा, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से क्या होते हैं, बने होते हैं, यही क्या है, सही है। ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, तो सही वाला खाली याद रखिए, ये ज़्यादा काम करेगा। 120 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, साधारण मानव, जो साधारण मानव है उसमें क्या होता है, गुणसूत्र, तो याद रखना है 120 का क्या, बी नंबर यानी 46 क्या होते हैं, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। 121 क्या बोल रहा है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ो यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो आपको 121 का आंसर याद होगा 23 जोड़ा। 122 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो 122 नंबर का आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन क्या है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। 123 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र किस में नहीं होते हैं, तो 123 का याद रखना है क्या, छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न होती है, याद रखना है 124 का आंसर आपका हो जाएगा, याद रखना है क्या, कोशिका भित्ति किस प्रकार क्या है, कोशिका पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, तो कोशिका भित्ति के कारण। अब देखिए जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में याद रखना है 125 का क्या, सेलुलोज की कोशिका भित्ति का क्या उपस्थित होना, ठीक है, याद रहेगा ये। 126 जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो 126 का आंसर हो जाएगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को जैव कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। 127 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किस कोशिकांग यानी ऑर्गेनिल याद रखना है को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो निम्न में से कौन से कोशिकांग को क्या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो 127 का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। अब देखिए
कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो 128 का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। 129 प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली 129 का याद रखना है क्या होती है? प्रोटीन से तथा लिपिड से क्या होती है? बनी होती है। याद रखना है प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्रोटीन और लिपिड से होती है, याद रखना है। तो 129 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी दोनों ए तथा बी। क्वेश्चन ही पूछा गया है प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांगों यानी सेल ऑर्गेनेल्स में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो 130 का बी हो जाएगा आंसर, अंतःद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। क्या इसमें प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किसकी भूमिका अधिक है? तो अंतःद्रव्य जालिका, जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो लसिका कोशिका कौन से मानव शरीर के अंगों में बनती है? तो 131 का आंसर हो जाएगा तिल्ली में क्या होती है? लसिका कोशिकाएं बनती है। अब देखिए 132 में बोल रहा है संदर्भ कोशिका किस संदर्भ में कोशिका अनुसंधान क्षेत्र के नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला दिया 132 का जो आंसर है, तो आपको याद रखना है, इसको हम लोग चुनेंगे। इसको बीज पुट्टी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। दूसरा बोल रहा है स्तंभ कोशिकाएं बीजक पुट्टियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। 3 बोल रहा है स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है। 132 का देखिए यहाँ पे भारतीय अनुसंधान केंद्रों के कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया, जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो देखिए 132 का आपका आंसर यहाँ पे क्लियर पता चल रहा होगा क्या? चौथा तो सही है और तीसरा भी क्या है? सही है, यानी स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है, ये भी क्या है? सही है। नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में, तो ये भी सही है और क्या है? चौथा भी सही है। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 और 4 सही है, मतलब डी सही है। तो 132 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब 133 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? यहाँ पे असत्य का अब एक बात कर दिया। तो 133 का आपका आंसर यहाँ पे ढूंढने से पता चलेगा ये प्राणी में जीवित भर स्वयं गुणन करती है, ये तो असत्य है, एकदम सत्य, करेक्ट है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, ये भी क्या है? सही है। ये एक से अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, ये भी क्या है? सही है। 133 का जो आंसर आपका निकल के आ रहा है ये केवल भ्रूण यानी एम्ब्रॉय में पाई जाती है, ये क्या है? गलत है। अब देखिए 134 क्या बोल रहा है? प्रक्रमित कोशिका यानी मृत्यु, प्रोग्रामिड सेल डेथ, जिसको के कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं। 134 का आपको आंसर याद रखना है एमोप्टिसिस कहते हैं। क्या? एमोप्टोसिस कहते हैं। 135 नंबर हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला क्या है? पद है। तो 135 का आपको आंसर याद रखना होगा क्रेब्स चक्र क्या है? एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। 136 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो 136 का आंसर हो जाएगा विषाणु में यानी वायरस में किसी कोशिका का कोई एंजाइम नहीं होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो कोशिका का शक्ति स्रोत बीपीएससी के प्री में पूछा गया है क्वेश्चन। तो 137 का आपको ये आंसर याद रखना होगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? कोशिका का शक्ति स्रोत बोला, बार बार क्वेश्चन पूछता है ऐसा। डीएनए की खोज किसने की थी? तो 138 का आंसर याद रखना होगा डीएनए की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने, यानी वाटसन एवं क्रिक ने की थी, ऐसे शॉर्ट में याद रखना है। संवहनी जिसको वस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो यानी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो याद रखना है 139 का आपका आंसर हो जाएगा क्या? जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। ठीक है, जाइलम टिश्यू के द्वारा क्या पानी ऊपर जाता है पौधों में। अब देखिए पुरुष जीन संगठक होते हैं, तो 140 का आंसर हो जाएगा क्या? XY पुरुष जीन के संगठन को संदर्भित करता है। 141 क्या बोल रहा है? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था? तो 141 का आपका आंसर हो जाएगा किसने? खुराना ने किया था। किसने? डीएनए का संश्लेषण खुराना ने।
142 में तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट यानी तना काट के किस में रोपने ये सब के लिए यूज किया जाता है? तो 142 का जो आंसर हो जाएगा, गन्ना के लिए क्या तना काट के लिए प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। 143 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, क्या है? 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ ऐसा कौन सा है जो 80% से अधिक है? तो 143 का क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। याद रखना 80% से ज़्यादा होता है सेल में। मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो याद रखना 144 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो डीएनए फिंगरप्रिंट को क्या प्रयोग में लाया जाता है? जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है क्या? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के। अब देखिए 145 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवन की आधारभूत इकाई है? जीवन की आधारभूत इकाई का बात किया जा रहा है। तो 145 का आपका आंसर याद रखना है, कोशिका जो है जीवन की आधारभूत इकाई है। 146 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है। नई कोशिका का निर्माण जंतु एवं पादपों में होता है कब? 146 का आपका आंसर हो जाएगा क्या? पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से। ये क्या है? सही है। 147 नंबर कोशिका झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम किसे मिलते हैं? तो 147 का आंसर हो जाएगा क्या? दोनों कोशिकाओं में। याद रखना है झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम यानी झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं किस में? दोनों कोशिकाओं में। याद रखना है। अब 148 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशिकीय ऊर्जा किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? यानी पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशिकीय ऊर्जा है किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? कौन एब्जॉर्ब करता है? तो 148 का आपका आंसर हो जाएगा क्या? हरित लवक करता है। याद रखना हरित लवक क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो मानव शरीर में किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो 149 का आंसर हो जाएगा क्या? राइबोसोम में मानव शरीर के कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 150 बोल रहा है जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है। तो जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो अनुपस्थित मतलब अब्सेंट होता है। तो 150 का आंसर हो जाएगा सेलुलोज की कोशिका भित्ति ये नहीं होती है। याद रखना है ये करेक्ट आंसर, यानी अनुपस्थित कौन होता है? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति। 151 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है? डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है। डीएनए की श्रृंखलाएं किससे बंधी होती है? तो याद रखना है 151 जो कि आपका आंसर है क्या? हाइड्रोजन बंध से क्या होती है? बंधी होती है। लास्ट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का क्या है? 152 डीएनए एक बहुलक है। लास्ट क्वेश्चन डीएनए एक बहुलक किसकी है? तो 152 का क्या? न्यूक्लियोटाइड्स का क्या है? डीएनए एक बहुलक है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे एमसीक्यूज लगभग 152 यहाँ पे हुआ है, यानी 150 से भी अधिक एमसीक्यूज जंतु विज्ञान का हुआ है। ये एमसीक्यूज करने के बाद आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से और आपको आंसर भी याद हो गया होगा। और अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, बिल्कुल देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, चैनल को मोटिवेशन भी मिलेगा। साथ ही अगर किसी भी तरीके का आपको और भी चाहिए कंटेंट तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, जिससे कि और तरीके का हम लोग कंटेंट को क्या करें आपके पास प्रोवाइड करें। किसी और बुक का या किसी भी तरीके का बुक या चैप्टर का बात करते हैं तो हम लोग बिल्कुल प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। तो जब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।